हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना विन सीरीज में इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, अक्सर हम देखते हैं कि पहला जो लेक्चर होता है वीक का वो हम इकोनॉमी का लेकर के आते हैं, और लकीली आज इंडिपेंडेंस डे भी है। दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे के दिन हम इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, जो कि अभी थोड़ा सा पुअर स्टेट में है ड्यू टू वेरी हाई इन्फ्लेशन, है ना। रिलेटिवली हायर इन्फ्लेशन एंड नॉट वेरी हाई बट स्टिल इट इज हायर ऑन हायर साइड, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है। क्या निकाली है? मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉलिसी टू सी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है जिसके बारे में डिस्कस करने से हमें काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। देखो, इकोनॉमी में सभी को पता है घूमना फिरना बहुत पसंद है, और जेब में पैसे हो तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो इंडिया से अगर आप देखेंगे तो आउट बाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। आउट बाउंड का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सीमा से बाहर, जैसे कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, यूरोप, है ना, ये सारे देश घूमने जाते हैं लोग, केवल टूर एंड ट्रैवल पर्पज से जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो कंट्रीज हैं काफी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन के उभर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी बची हुई है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसको हम मार्केट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एट द एंड हमारे जो देश में है लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, वो तो जाए नहीं जाएंगे, तो क्यों ना उनसे टाइप किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो एक चीज समझिएगा, आउटबाउंड ट्रैवल टूरिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग आउट ऑफ द होम कंट्री फॉर पर्पस ऑफ टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म के पर्पज से देश के बाहर जाना, ठीक है। अब रिपोर्ट निकली है किसकी, किसने निकाली है, पहले तो ये समझिए। आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, है ना, एन अपॉर्चुनिटी अनटैप, ये रिपोर्ट का नाम है। इसके हिसाब से इंडिया का जो आउटबाउंड टूरिज्म है ये $42 बिलियन को भी पार कर जाएगा बाई 2024, है ना। $42 बिलियन को भी पार कर जाएगा बाई 2024, और ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स है ग्लोबली, ठीक है। ग्लोब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बाहर देश से ट्रैवल करना, ठीक है। यूरोप में अकेले अगर आप मैं बात करूं, यूरोप में इंडिया से बाहर निकलने वाले 20% ट्रैवलर्स इंडिया से निकल करके यूरोप जाते हैं, ध्यान रखिए, यूरोप जाते हैं। इसमें से 10% जो है, बाकी के जो 10% है वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जाते हैं, ठीक है। और बाकी का जो ट्रैफिक है इसमें से मैक्सिमम साउथ ईस्ट एशिया जाता है, ध्यान रखिए, साउथ ईस्ट एशिया जाता है। अब रिकमेंडेशन क्या दी गई है कि इस आउटबाउंड टूरिज्म को, ट्रैवल को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जाए। इस बात को समझिए, सबसे पहले तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाए जाए पॉपुलर एंड अपकमिंग डेस्टिनेशन से। सपोज करो मैक्सिमम लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी कुछ टूर ट्रैवल पैकेजिंग की इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं जो कि डायरेक्टली मुंबई को कनेक्ट करें स्विट्जरलैंड से, या फिर अगर स्टॉप भी करवाना है तो बहुत थोड़ी देर का स्टॉप हो, है ना। या फिर स्टॉप करवाना है तो दुबई जैसे हॉटस्पॉट पे हो, जहां से कि फिर आप फ्लाइट, मतलब एक तो एक डेस्टिनेशन दुबई उसमें कवर हो जाएगा, एक दिन किसी को रेस्ट करना है, घूमना है, दुबई घूम ले, उसके बाद वहां से निकले तो फिर स्विट्जरलैंड लैंड करे। तो इस तरह का कुछ स्टॉप ओवर और ये सब चीजें प्लान करके हमें प्रॉपर डायरेक्ट डेस्टिनेशन से कनेक्ट करना है, पॉपुलर एंड अपकमिंग डेस्टिनेशन से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा अलाउइंग फॉरेन क्रूज वेसल्स भी इंडिया से चलानी चाहिए, जो कि इंडियन डेस्टिनेशन को इंक्लूड करते हुए वहां पर रुकते हुए जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुंबई से सपोज कीजिए किसी अफ्रीकन नेशन जाना चाहते हैं, किसी अफ्रीकन नेशन, लेट अस सपोज कि आप मतलब मोजाम्बिक घूमना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप मोजाम्बिक घूमना चाहते हैं, ठीक है। आप क्रूज से जब होके जा रहे हैं तो क्रूज पहले गोवा रुक जाए एक बार के लिए, फिर गोवा से फिर आपका मोजाम्बिक जाए, तो इससे क्या होगा, गोवा टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। आपको देखो गोवा टूरिज्म भी काफी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह से इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों को एक बैलेंस किया जा सकता है। आप जा रहे हो, ठीक है, मोजाम्बिक जाइए, आप घूमिए फिरिए, मस्त घूमिए, मेडागास्कर जाइए, घूमिए, बट थिंग इज कि आप जब जाते वक्त में अगर एक स्टॉप गोवा पे रख दोगे या केरला में रख दोगे तो दैट विल ऐड वैल्यू टू इंडिया। लक्षद्वीप में रख सकते हो, उससे एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, है ना। इंडिया कैन एस्टैब्लिश बायलैटरल रिलेशन विद टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज फॉर बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिस्ट। तो देखो, ऐसे देश जहां पे हमारा ये जो टूरिस्ट सेक्टर इंपोर्ट हो रहा है, जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हम वहां पे कुछ बायलैटरल रिलेशनशिप या एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं कि आप हमारे देश के नागरिकों को बहुत तवज्जो दो,
आप उनको प्रायोरिटी पे बुलाओ और हम आपके नागरिकों को अपने यहाँ बुलाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे का फायदा होगा, है ना। इसके अलावा टूरिज्म इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिए, इंडिया अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ ट्रैवलर्स इन द पास्ट ड्यू टू इट्स ट्रैवल्ड वे। ध्यान रखना कि बहुत पास्ट की अगर मैं बात करता हूँ, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरे विश्व से लोग पहला तो सोने और खजाने खोज में आक्रमण करते थे, दूसरी चीज ज्ञान के मामले में भी लोग ट्रैवलर्स आते थे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाते थे। पाहियान, हुएन टीसांग और ये सब काफी बड़े बड़े नाम हैं जो कि अपने आप में अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद पिलग्रिमेज ट्रैवल भी काफी बड़ा देखिएगा, जब अशोक और हर्ष जैसे राजा हुए और इन्होंने बेसिकली पिलग्रिम्स के लिए रेस्ट हाउस बनाने चालू किए। इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चालू किया, पिलग्रिम्स के लिए रेस्ट हाउस बनवाए। इससे पिलग्रिम्स को आने में आसानी होती थी, उनको ठहरने में आसानी होती थी, तो पिलग्रिमेज टूरिज्म भी बढ़ा, है ना। तो पिलग्रिमेज सर्किट भी बन रहा है, ध्यान रखिएगा, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो बना रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पिलग्रिमेज सर्किट भी बना रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र जो लिखा गया है कौटिल्य जी के द्वारा, इन्होंने भी पॉइंट आउट किया है कि ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो देश की प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकली देश जो सक्षम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी अगर मैं बात करता हूँ तो टूरिज्म को कॉन्टिन्यूसली 5 ईयर प्लान्स में जगह दी गई है कि हमें टूरिज्म को बूस्ट करना है, ठीक है। इंडिया टूरिज्म इज रैंक्ड एट 10th पोजीशन। ध्यान रखना इंडिया का जो टूरिज्म है 10वीं पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी। दुनिया में जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें 10वें नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा, इन द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट ऑफ 2019। तो 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से हम 10वें नंबर पे थे। कोरोना के बाद हो सकता है ये चीजें चेंज हुई। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि प्राइवेट सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर को पुश मिलता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर को कैसे पुश मिलता है, देखो टूरिज्म अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है। जब फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, है ना, तो ये हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनको टूरिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ से आउटबाउंड टूरिज्म जाता है बाहर, यहाँ से मतलब इंडिया से टूरिज्म आउटबाउंड जाता है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम अपना यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर इंपोर्ट करें। तो अगर हम अपनी आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ाएं, फॉरेन जो हमारे मतलब विजिटर्स हैं, है ना, हमारे यहाँ पे जो फॉरेन विजिटर्स हैं, ये जब आते हैं तो इनको कुछ फैसिलिटीज दें, स्पेसिफिक फैसिलिटीज दें, इनको सेफ्टी प्रोवाइड करें। देखो इंडिया में सबसे बड़ा कंसर्न कभी भी कोई फॉरेनर आता है तो वो यही है कि सेफ्टी नहीं है। अब देखो हालांकि ऐसी छिटपुट घटनाएं हर देश में होती हैं, लेकिन फिर भी जब बदनामी होती है तो मतलब बहुत बुरा होता है। जैसे कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर सकती है, तो एक छोटे से इंसिडेंट के कारण पूरे देश की छवि खराब हो सकती है, ठीक है। तो वी शुड बी वेरी सेंसिटिव, व्हेन वी आर मतलब डीलिंग विद फॉरेन विजिटर्स, और उनको काफी हद तक जितना फैसिलिटेट कर सकें उतना फैसिलिटेट करना चाहिए, हद से ज्यादा परेशान या फिर अननेसेसरीली प्रोवोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना सर्विस सेक्टर को कैसे बूस्ट मिलता है, क्योंकि एक गाइड की जरूरत होती है, ठीक है। टैक्सी, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो ट्रैवल सर्विसेज है ना, इनको बूस्ट मिलता है। साथ ही साथ ये लोग जो भी जहाँ भी जाएंगे कुछ तो खाएंगे, कुछ तो स्टे करेंगे, है ना, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट मिलता है। तो देखोगे तो पूरी इकोनॉमी है, काफी बड़ा सर्विस सेक्टर है टूरिज्म अपने आप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इससे काफी बड़ा मतलब बूस्ट मिल सकता है सर्विस सेक्टर को, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है अगर हम फॉरेन टूरिस्ट को अपने यहाँ बुलाएं, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी होती है हमें, क्योंकि सपोज करो कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, यूएस से अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो वो क्या लेकर के आएगा अपने साथ, कीमती डॉलर लेकर के आएगा, और वो इसको रुपीज में कन्वर्ट करवाएगा और फिर रुपीज को स्पेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है इंडिया के पास को डॉलर मिल गया और टूरिस्ट को उसकी वैल्यू मिल गई, वैल्यू प्रोपोजिशन मिल गया, है ना, घूमने का वैल्यू प्रोपोजिशन मिल गया। इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज भी इससे प्रमोट होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब किसी चीज को देखने के लिए लोग आते हैं, तो गवर्नमेंट एंड जो लोग होते हैं दोनों ही लोग ख्याल रखते हैं उस नेशनल हेरिटेज का, ठीक है। उसमें पैसा खर्चा करना उन लोगों को बुरा नहीं लगता कि नहीं भाई ये तो मतलब क्या फालतू भी मारते हैं, खत्म करो, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपकी धरोहर बन जाती है। देखो आप यूरोप ने अपने नेशनल हेरिटेज को कितना करीने से प्रिजर्व करके रखा है, अपना वे ऑफ लाइफ को, जिसके कारण आज के डेट में वो पूरे वर्ल्ड से मतलब सोचो कितना सारा टूरिज्म अपनी ओर खींचता है, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ कल्चरल प्राइड भी इससे बढ़ता है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बढ़ता है। अच्छा देखो कल्चरल प्राइड बढ़ने का मतलब ये नहीं कि गलत कुछ सेंस में लेना है, नहीं, ध्यान, कल्चरल प्राइड बढ़ने का मतलब ये भी है कि कल्चर हमारा जो इंडियन कल्चर है ये भी विदेशों में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में
डोसा आपको दुनिया में वो सारे देशों में मिल जाएगा, डोसा जो बनता है ना। इंडिया में जैसे क्रेप आया है, आप देखो डोमिनोज का पिज्जा आया है, बर्गर आया है, वैसे इंडिया का डोसा हो गया, समोसा हो गया, ये पूरे विश्व में जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। समोसा हो गया, खिचड़ी हो गई, क्योंकि खिचड़ी में मसाला भी कम रहता है तो दे ऑल्सो गेट इट मतलब बेटर तरीके से, है ना? खिचड़ी हो गई, ये सारी चीजें आपका कल्चरल प्राइड के फॉर्म में को बाहर जाती है, ठीक है। रिकॉग्निशन आपको मिलता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ साथ कल्चरल डिप्लोमेसी भी होती है, ध्यान रखिए कल्चरल डिप्लोमेसी भी होती है, ठीक है। और पावर बढ़ती है इससे आपकी। ओके, अब देखो इसमें चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। पहली चीज मैंने पहले ही बताया, लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास सबसे ज्यादा कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ फॉरेन टूरिस्ट का रेप भी हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी, इट्स नॉट लाइक कि रेगुलर अफेयर, बहुत छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन उतने भर से हमारा नाम खराब हो जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, उतने भर से हमारा नाम खराब हो जाता है। दूसरी चीज, एक और हरकतें देखी गई हैं इंडियंस में, जहां भी दे सी एनीवन मतलब वाइट, है ना, जो वाइट स्किन में होते हैं लोग, they start clicking photos, asking for photos that annoys the person, उसकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको अनॉय करता है ना। तो इस कारण से भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का थ्रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, दोस्तों ध्यान रखना, हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग या मल्टीलिंगुअल गाइड्स बहुत कम है, बहुत कम है मल्टीलिंगुअल गाइड्स, और वेल ट्रेन्ड गाइड्स भी बहुत कम है, जिनको प्रॉपर हिस्ट्री पता है, कैसे किसी चीज को पोर्ट्रे करना है ना, वो सारी चीजें पता है, ये बहुत कम है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी अपने आप में बहुत अभी कम डेवलप्ड है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी मतलब हर जगह पे कुछ सीजन में इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है हॉस्पिटैलिटी में, उसके बाद फिर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, दादरा नगर हवेली जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, दादरा नगर हवेली में अगर आप बारिश के दिनों में आएंगे तो वहां पे टूरिज्म बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई जगह पे फेरीज बंद हो जाती हैं, कई जगह पे बाढ़ का पानी काफी ऊंचा हो जाता है, स्तर जल स्तर बहुत बढ़ जाता है ना। बटरफ्लाई पार्क है वहां पे, वो बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें के कारण ये देखिए टूरिज्म मंथ में, मतलब जब रेनी सीजन आता है तब नहीं चल सकता है ना, रेनी सीजन नहीं चल सकता है। तो उसके बाद फिर ये चीजें चालू होती है, ये चीजें बाद में चालू होती हैं। अब हिमालयाज रीजन में चले जाइए, हिमालयाज रीजन में क्या हो जाता है, जब सर्दी होती है, एकदम खूब विंटर होता है, मतलब दिसंबर नवंबर दिसंबर में, वहां पे हिमस्खलन मतलब कि आपका एवेलांच एंड लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रेनी सीजन में लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कारण से फिर उस दौरान भी आपका कभी कभी टूरिज्म कम हो जाता है। टूरिज्म वहाँ पीक पे कब रहता है, जब गर्मी का मौसम रहता है, जब यहाँ हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो इस तरह से हर जगह पे आप देखेंगे तो टूरिज्म की एक सीजनैलिटी देखी गई है। और इसके कारण फिर क्या होता है, इसके कारण फिर क्या होता है कि बाकी टाइम लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो इसलिए भी लोग एक बार को कैरियर ये नहीं चुनना चाहते हैं, क्योंकि दिस डज नॉट प्रोवाइड देम विद अ स्टेडी इनकम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करें तो उसके साथ कोई सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट करें, है ना। yes. इसके बाद है फूड इन्फ्लेशन, ध्यान रखना फूड इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का FAO बॉडी है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत पुरानी बॉडी है, ठीक है। इसने अपना फूड प्राइस इंडेक्स निकाला है, क्या निकाला है, फूड प्राइस इंडेक्स। और इसका फाइंडिंग है कि हमारे यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन जो आ रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो फूड इन्फ्लेशन आया है, ये काफी तेजी से थोड़ा ईज डाउन हो सकता है, काफी तेजी से कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है, इस बात को समझिएगा। बेसिकली फूड प्राइस इंडेक्स है क्या, जो ये FAO निकालता है, ये बेसिकली है मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड एंड कमोडिटी, ठीक है। महीने दर महीने कितना बदलाव हो रहा है कुछ एक सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स का। सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स मतलब इसमें हर चीज रहेगी। जैसे सपोज करो व्हीट कंज्यूम होता है, तो व्हीट लेटर से 1 kg का रेट कितना है, राइस 1 kg का वेट कितना है, ठीक है। राइस ज्यादा कंज्यूम होता है तो इसको हमने 2 kg कर लिया। फिर इसके पीछे ऑयल, ऑयल ½ लीटर का रेट कितना है। इस तरीके से एक सर्टेन बास्केट बनाया जाता है और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि रेट कितना ऊपर या कितना नीचे है, ठीक है। It consists of average of 5 commodity group price indices weighted by average export shares of each of the group over 2014 and 16 base year। ध्यान रखना दोस्तों, बेस ईयर पे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ 5 कमोडिटी ग्रुप्स हैं, क्या है, 5 कमोडिटी ग्रुप हैं जिसके प्राइस इंडेसेस को वे करके, है ना, वेटेड एवरेज निकाल करके हम उसको बताते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 5 कमोडिटी ग्रुप हैं, ये याद रखना है। मंथली चेंज बताता है, ये याद रखना है, मंथ बाई मंथ बेसिस पे। बेस ईयर कब का है, बेस ईयर है 2014 से 2016, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 एज पब्लिक गुड टू हेल्प
मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबली क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर बात करता है। अब देखो अभी जो फूड प्राइस इंडेक्स है इसका मैप देखोगे, इसका चार्ट देखोगे, आप देखोगे इसमें वेजिटेबल ऑयल का प्राइसेस कितना तेजी से बढ़े, अराउंड जून कह सकते हो, है ना, एंड ऑफ जून कितना तेजी से बढ़े, और उसके बाद फिर सडनली संप कर गए, सडनली संप कर गए। कैन यू सी दैट, है ना। और ऐसी बात है सीरियल्स के प्राइसेस बढ़े लेकिन इतना नहीं बढ़े जितना कि फूड के बढ़े, है ना। तो ध्यान रखना ये इस तरह से भी प्लेटिव कर रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे देखो ऑयल क्राइसिस जो हुआ था, ऑयल इन्फ्लेशन जो हुआ था, इसके पीछे भी और भी बहुत सारे रीजन थे। रीजन क्या थे, सबसे पहले तो यूक्रेन वॉर चल रहा था, है ना, यूक्रेन रशिया वॉर, इसके कारण सनफ्लावर या कोई एक ऑयल था वो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। फिर आपका इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, है ना, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। प्लस आपका जो ये मैक्सिको एंड ब्राजील वाला रीजन है, सॉरी मैक्सिको बोला, अर्जेंटीना एंड ब्राजील वाला रीजन है ना, अर्जेंटीना एंड ब्राजील वाला रीजन है, यहाँ पे भी ऑयल को काफी हद तक इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था, ऑयल को इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया था। इन सब कारणों से सडनली खूब सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए और प्राइसेस एकदम से 250 गुना तक बढ़ गए थे। आप सोच सकते हो 250 गुना, है ना, मतलब 250%, 2.5 टाइम्स बढ़ गए थे करीब प्राइसेस, ठीक है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखो अब ये धीरे धीरे ईज डाउन हो रहा है, 250 गुना तक, जो मतलब 250 गुना बोल रहा हूँ, सॉरी मतलब 2.5 टाइम्स जो बढ़ गए थे, दुगुना 2.5 गुना हो गए थे प्राइसेस, ठीक है। तो वो अब सडनली कम क्यों हो रहे हैं, वो अब कम क्यों हो रहे हैं, अब समझिए कम तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहली चीज तो यूएन ने एक एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत क्या है, देखो भाई ब्लैक सी ट्रेड रूट है, इसको खोल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। किसके लिए खोल दिया जाएगा, तो फिर रशियन फूड एंड फर्टिलाइजर्स के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक है। तो रशियन फूड एंड फर्टिलाइजर अब दुनिया में ट्रेड हो सकता है। अभी तक ये लोग कोशिश कर रहे थे एम्बार्गो के थ्रू रशिया को रोक ले फ्रॉम अटैकिंग यूक्रेन, ठीक है। इंडोनेशिया इन मई 2022 लिफ्टेड इट्स बैन ऑन पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे भी बैन को रोक दिया इंडोनेशिया ने मई 2022 में। यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पराग्वे आर सेट टू हार्वेस्ट बम्पर सोयाबीन क्रॉप्स। ध्यान रखना, जो आपका मैंने बताया था अर्जेंटीना, ब्राजील, इन सब देशों में सोयाबीन क्रॉप खूब सारी उगती है, ठीक है। तो जब सोयाबीन क्रॉप खूब सारी उगेगी तो फिर वहां पे क्या होगा, मतलब प्राइसेस नीचे जाएंगे प्राइसेस। और सोयाबीन ऑयल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है, आपको पता हो तो, है ना। तो इस कारण से फिर आपका प्राइसेस कम हो जाएंगे। ध्यान रखिए प्राइसेस यहाँ से भी कम हो रहे हैं, ठीक है। रशिया में आपका क्या निकलता है, रशिया एंड यूक्रेन में सनफ्लावर ऑयल, ध्यान रखिएगा सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल। तो ये पूरा बैन हो गया वहां से, ठीक है, वहां से रुक गया, अटक गया। और फिर आपका मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी कुछ हद तक बैन लगाया था एक्सपोर्ट पे, ठीक है, पाम ऑयल के ऊपर बात चल रही थी, ठीक है, पाम ऑयल, ठीक है। अब देखो ईजिंग सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे कारण थे कि ग्लोबली हमारा जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो कम होगा, ठीक है। डोमेस्टिक रीजंस क्या है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल ड्यूरिंग करंट मॉनसून हैज बीन 5.7% अबव द हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म एवरेज फॉर दिस पीरियड। मतलब बारिश अच्छी हुई है, 5.7% गुना ज्यादा हुई है, ठीक है, 5.7% गुना ज्यादा हुई है नॉर्मल रेंज से। तो इससे हमें एक चीज फायदा मिलेगा कि फसल इस बार हिंदुस्तान में भी अच्छी होगी, इंडिया में भी अच्छी होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट एरियाज बेयरिंग यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल हैव रिसीव्ड गुड रेन सो फार, है ना। अब देखो इसके बाद अगली जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू काउंटरफीट नोट्स। काउंटरफीट मतलब फर्जी, जाली जाली नोटों से या जाली नोट पैसों से, ठीक है। तो काउंटरफीट जो नोट्स हैं, नोट्स में समझते हो ना करेंसी, ठीक है, मुद्रा, जाली मुद्रा कह सकते हो, जो भी कह लो, ठीक है। तो जाली मुद्रा या करेंसी नोट्स होते हैं, वो फर्जी, उसमें कमी आई है, फर्जी वाले में से कमी आई। कितना कमी आई है ये देख लेते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अभी लोकसभा में अपना एक मतलब बताया कि देखो काउंटरफीट की जो करेंसी है ये काफी कम हो गई है हिंदुस्तान में, काफी कम हो गई है। अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ तो 5 टाइम्स कम हो गई है, इट हैज रिड्यूस 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स रिडक्शन देखा गया है, ठीक है। 5 टाइम्स रिडक्शन कैसे देखा गया है, 2016-17 में जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी फेक करेंसीज की दैट वाज अराउंड 43.47 करोड़, 43.47 करोड़। 2021-22 में ये जो काउंटरफीट नोट है, ध्यान रखिएगा 8.26 करोड़ के बराबर के बचे हैं, ठीक है। अब काउंटरफीट करेंसी क्या होती है, बेसिकली फर्जी नोट जो होते हैं उसको आप मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जेन्युइन जो नोट होते हैं
इनकी संख्या आपका कम हो जाती है और फेक करेंसी की संख्या बढ़ती है, तो चीजों के दाम बढ़ते हैं, आर्टिफिशियली दाम बढ़ते हैं, ठीक है, और लोगों का वैल्यू लॉस जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ वैल्यू कॉन्फर्ड ऑन द मनी, हाई लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड टू इमिटेट इट, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू अभी मतलब रुपए पे रखी गई है, तो उसके कारण इसको इमिटेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। और काउंटर फीटिंग इज सिंगल्ड आउट फ्रॉम अदर एक्ट्स ऑफ पर्जरी and is treated as separate crime under section 489 of IPC। ध्यान रखिए, सेक्शन 489 ऑफ आईपीसी के तहत इसको एक सेपरेट क्राइम माना गया, फर्जी क्राइम माना गया, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ काउंटर फीटिंग? काउंटर फीटिंग के थ्रेट्स क्या क्या है? पहली चीज, इकोनॉमिक टेररिज्म बढ़ता है इससे। इकोनॉमिक टेररिज्म मतलब अगर आपको किसी भी देश में हाइपर इन्फ्लेशन करवाना हो, हाइपर इन्फ्लेशन करवाना हो, आप कुछ मत कीजिए, उसकी जितनी भी करेंसी चल रही है ना, हैंड इन कैश चल रहा है, कैश इन हैंड चल रहा है, उसी का काउंटर फीट करेंसी वहां डंप कर दीजिए, काउंटर फीट करेंसी डंप कर दीजिए, वहां पे खूब सारा इन्फ्लेशन आ जाएगा और आपके पास उस देश की खूब सारी करेंसी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये चीज ना एक तरीका होता है और बहुत सारे देश इस तरह से डुबाए गए हैं कई बार, ठीक है। इन्फ्लेशन की भी बात करें तो इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है। नॉन रिम्बर्समेंट पॉलिसी ऑफ द बैंक्स, बैंक्स के साथ भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बैंक बोलते हैं भाई देखो ये फर्जी नोट है, हम इसको वापस नहीं लेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि बैंक्स के एटीएम से फर्जी नोट निकले हैं। इसीलिए आई विल से दैट प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि कभी भी आप एटीएम से जब भी पैसे निकालें, मेक श्योर करें कि अपने आप को जज कर लें, अपने नोट्स को जज कर लें, ठीक है। लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। मीजर्स टू कंट्रोल फेक करेंसी, अब देखो फेक करेंसी को रोकने तरीके क्या क्या है। पहली चीज तो डीमोनेटाइजेशन, आप सभी को पता है, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल मेथड था ये, है ना, इससे बहुत सारा लॉस भी हुआ है, बट स्टिल डीमोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा काउंटरफीट नोट्स को कम करने में सक्सेसफुल हुआ। सोचिए आज की डेट में 5 टाइम्स कम है काउंटरफीट करेंसी, ठीक है। इसके अलावा बायोलुमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक लगाया गया है। ये सिक्योरिटी इंक डेवलप किसने किया था? ये CSIR के NPL ने डिस्कवर किया था, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने डिस्कवर किया था। ये बेसिकली रेड और ग्रीन कलर, दो कलर्स में चमकता है अगर डिफरेंट एक्साइटेशन सोर्सेज में देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा हमने टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी TFFC सेल भी बनाया है, और ये जो सेल है आपका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर काम करता है और टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी केसेस को देखता है, ठीक है। इसके अलावा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं FCORD, या फिर फेक इंडियन करेंसी नोट को हम बोलते हैं FICN, है ना। तो फेक FCORD क्या है? ये बेसिकली MHA के अंदर काम करता है और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। क्या करता है? इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, इंटेलिजेंस गैदर करता है कि भाई देखो काउंटर फीट करेंसी कहाँ से आ रही है, ठीक, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है ना, और किस तरह से उसको उसके कारण सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये सब चीजें ये FCORD करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका MOU बिटवीन इंडिया बांग्लादेश टू काउंटर फेक करेंसी। हमने MOU भी साइन किया हुआ है कि बांग्लादेश रूट के थ्रू इंडिया में फेक करेंसी ना आ पाए, ना बांग्लादेश में कोई प्रिंट कर पाए। साथ ही साथ सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल बॉर्डर हमने बढ़ा दी है, जिससे कि अब सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, नई लेवल की सर्विलेंस टेक्नोलॉजी भी लगाई हुई है। इसके कारण भी आपका जो हमारी सिक्योरिटी है ये बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है RBI की है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। अब ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू क्या है, ध्यान रखिएगा, है ना। 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया गया रेपो रेट्स में, 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया गया रेपो रेट्स में, ठीक है। प्रोजेक्शन की बात करता हूं तो GDP ग्रोथ फॉर 2022 टू 23 7.2% माना गया। कितना? 7.2% माना गया। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कितना माना गया है? 6.7% माना गया है, 6.7%। की हाईलाइट्स की बात करूं तो पॉलिसी रेपो रेट कितना माना गया है यहाँ पे? 5.4%, ठीक है, 5.4% है आपका पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है। ये ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू निकाला गया है तो उसमें सारे डेटा दिए रहते हैं। ये सारे इकोनॉमिक डेटा आपको याद रहने चाहिए, अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम से तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ UPSC में इसकी डिफिनीशन या इसका किस पे कैसा असर पड़ेगा ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, GDP ग्रोथ कितना माना जा रहा है 2022-23 के लिए? 7.2%। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कितना है? 6.7%, विच इज वेरी हाई। जो हमारा MPC का मैंडेट है वो है 4%, 4% के आजू बाजू आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए, ±2% हो सकता है, मतलब 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पॉलिसी रेपो रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आता है 5.4% पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है। और पॉलिसी रेपो रेट का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो ये ऐसा रेट है जिसपे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है
इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। सपोज करो किसी भी बैंक के पास इनफ सडन पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो भी सिक्योरिटीज उसके पास रखा हुआ है ना, जो भी सिक्योरिटीज उसके पास रखी हुई है, तो वो चीज आपका आरबीआई से आरबीआई को देकर के उसके बदले उधार ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये है भी 0.15%। 0.15% दोस्तों ध्यान रखना, अभी के हिसाब से SDF इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस 0.75% चल रहा है। ठीक है, 0.75 चल रहा है, ध्यान रखना 0.75 का अंतर है। ठीक है, तो लिक्विडिटी विंडो थ्रू विच आरबीआई विल गिव बैंक्स एन ऑप्शन टू पार्क एक्सेस लिक्विडिटी विद इट। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि बैंक्स के पास डिमोनेटाइजेशन में खूब सारा पैसा आ गया। अब सपोज करो बैंक उसको किसी कारण से लेंड नहीं कर पा रहे, किसी कारण से फंसे हुए हैं, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लगाते हैं। और उस केस में जो बैंक्स हैं आरबीआई के पास पैसा जमा करवा सकती हैं एट दिस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखो अनलाइक रिवर्स रेपो रेट इट डज नॉट रिक्वायर बैंक टू प्रोवाइड कोलैटरल व्हाइल पार्किंग फंड। ध्यान रखना, फंड को रखते समय बैंक को किसी भी तरह कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसका परसेंटेज कितना है, ये 5.65। 5.65 क्या है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है। देखो दोस्तों, बैंक्स को भी ना कई बार जरूरत पड़ती है सडन फंड्स की, क्योंकि सपोज करो सारे दिन तो एक जैसे होते नहीं है ना। कुछ ही दिन खूब सारा पैसा आ गया बैंक में जमा होने के लिए, किसी दिन खूब सारा पैसा निकलने के लिए आ गया, है ना। तो इन सब केसेस में बैंक्स क्या करते हैं कि रात भर के लिए, मतलब ओवरनाइट के लिए किसी दूसरे आजू बाजू के बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, और उस तरीके के उस लोन को कितने परसेंटेज दिया जाता है, तो वो लोन होता है परसेंटेज पे आपके 5.65%। यहीं पे लिबोर का भी रोल प्ले होता है, लिबोर एंड मीबोर, है ना। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है। प्लीज डू वॉच अबाउट दोज लेक्चर्स, लिबोर एंड मीबोर। ध्यान रखना, लिबोर एंड मीबोर, प्लीज डू वॉच अबाउट दिस थिंग्स, है ना। आपके लिए जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, नहीं तो फिर आपके यहाँ पे ऊपर में भी देखना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लिबोर और मीबोर के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपके पास कैश रिजर्व रेशियो, जो कि 4.5% पे आता है। ये कैश रिजर्व रेशियो 4.5% पे आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज SLR। इसका रेट क्या किया है 18%। ठीक है, 18%। दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले CRR था 4%, ठीक है, और SLR था आपका 16%। ठीक है, अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। इससे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होता है। और अगर आप देखोगे तो मॉनेटरी पॉलिसी अब इन्फ्लेशन कंट्रोल पे लग गई है रादर देन ग्रोथ देखने के। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे लग गई है रादर देन ग्रोथ देखने के। ठीक है, तो आई होप आपको मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पता है इकोनॉमी में। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। तो आप इसको ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से अप्रिशिएट कर पाओगे कि कैसे CRR या फिर SLR बढ़ाने से मार्केट में पैसा कम जाएगा, उसका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा, और उसके कारण फिर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो स्पेंडिंग पावर कम रहेगी, है ना। ये चीज ध्यान रखना है आपको। कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड a certain minimum amount of deposit NDTL, non-deposit NDTL as reserve, है ना, with the सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना CRR बेसिकली होता है सेंट्रल बैंक के साथ रखा जाता है, ये बैंक अपने पास नहीं रखते। SLR जो है, SLR बैंक्स अपने पास रखते हैं, हमेशा हमेशा अपने पास रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किस किस फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड कैश के फॉर्म में होता है, कुछ गोल्ड के फॉर्म में होता है, कुछ अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसमें अदर सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती है। तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ध्यान रखना, हम कोलैटरल के तौर पे देते हैं। कब कोलैटरल के तौर पे कब देते हैं, जब रेपो रेट पे, है ना, रेपो रेट पे हमें लोन लेना हो। ठीक है, लोन लेना हो रेपो रेट पे, तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे काम आए। ठीक है, अब देखो रेपो रेट में हाइक क्यों की जा रही है, क्यों बढ़ाया गया। पहली चीज, CPI जो देखोगे तो CPI काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा था, और थोड़ा सा ईज हुआ था अप्रैल 2022 में, उसका फिर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, अपर थ्रेशोल्ड लेवल 6% है, उसके ऊपर ही CPI है, उसके ऊपर ही CPI है। देखिए, हाउ विल इट इम्पैक्ट बोरोवर और डिपॉजिटर, कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, लेंडिंग रेट्स बढ़ जाएंगे। तो अभी तक जो हाउस लोन काफी चीप था, काफी सस्ता था बीच में, वो काफी अभी महंगा हो जाएगा, धीरे धीरे काफी महंगा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, जो कि अपने पैसे को फिक्स्ड इंटरेस्ट के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो पहले वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो नया FD करेगा
उसको रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ज्यादा मिलेगा। डिपॉजिट रेट हाइक विल हेल्प फुलफिल द क्रेडिट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो हेल्प बैंक्स टू रेज एडिशनल फंड। ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट रेट हाइक जो है इसके कारण क्रेडिट डिमांड इकोनॉमी को बेहतर होगा और साथ साथ बैंक्स को भी एडिशनल फंड उठाने में मदद। अब देखो एमपीसी कमेटी के बारे में पढ़ लो, एमपीसी कमेटी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ लो, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का फायदा क्या होता है। देखो जब हम कहते हैं एसएलआर सीआरआर ये सब बढ़ा रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा आपका, फिस्कल पॉलिसी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेगी, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेगी, ठीक है। और आरबीआई क्या डिसाइड करेगा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगा। तो जो लोग दम नहीं जानते उनके लिए ये पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट घटाता है, इन्फ्लेशन ला सकता है ना। और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या करता है, इन्फ्लेशन कम करता है बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। तो ये जो है ना बहुत टफ सिचुएशन, बहुत टफ सिचुएशन हो गई है इंडिया के लिए कि इन्फ्लेशन बैलेंस करें कि अनएम्प्लॉयमेंट बैलेंस करें, ठीक है, ध्यान रखना, इन्फ्लेशन बैलेंस करें या अनएम्प्लॉयमेंट बैलेंस करें, दोनों ही अपने पीक पे हैं और ये बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन है। अब देखो ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूं तो अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट है ना 1934, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर एमपीसी। ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है 6 मेंबर की एमपीसी। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है एमपीसी का, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये बेसिकली पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। अब पॉलिसी रेट क्या होता है, तो देखो रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। और ये बहुत की होता है आपका चीजों को बदलने में, ठीक है, ध्यान रखना चीजों को चेंज करने में, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा, SDF RR+75 है ना, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। तो एमपीसी क्या है, बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए एक बॉडी बनाई दी जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जिसको अमेंड करके पावर दी गई थी, ठीक है। डिसीजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक, सारे बैंक्स को मानना पड़ेगा। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से, सेक्शन 45 ZB के हिसाब से। पहला आरबीआई के गवर्नर साहब होंगे, जो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं, ठीक है। दूसरे डेप्यूटी गवर्नर साहब होंगे आरबीआई के ही, है ना, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में होते हैं, ठीक है। तीसरे ऑफिसर ऑफ बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड से किसी एक बैंक के ऑफिसर को बुलाया जाता है। और साथ साथ 3% सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ध्यान रखिए 3 आरबीआई के बंदे हो गए, मतलब सेंट्रल बोर्ड के थ्रू जो बैंक से नॉमिनेट, या ऐसा कह लो 2 आरबीआई के बंदे हो गए, 1 बैंक के पर्सन हो गए और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड हो गए। तो ये 6 पर्सन मिल करके मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते हैं और बेटर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ आरबीआई ने और भी सर्वे निकाले हैं, ठीक, और करे हैं ऑलरेडी। पहला है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ध्यान रखना मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन करवाता है, ध्यान रखना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आरबीआई करवाती है, ठीक है। ये 19 स्टेट में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना 19 स्टेट में हुआ है। और उनके करंट परसेप्शन के बारे में पूछा गया है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, परसेप्शन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। एक साल आगे में क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, है ना, तो जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन, ओन इनकम, स्पेंडिंग, इन सब के बारे में क्या परसेप्शन है लोगों का, ठीक है, क्या लोग सोच पा रहे हैं। तो ये चीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्विस निकल के आती है। इसके अलावा करंट सिचुएशन इंडेक्स भी निकल के आता है, ध्यान रखना ये भी अभी रिकवर कर रहा है ना, सिंस फॉलिंग टू ए हिस्टोरिकल लो जुलाई 2021, जुलाई 2021 में काफी नीचे चला गया था, फिर से रिकवर कर रहा है। ध्यान रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग जैसा नहीं होता। अक्सर यूपीएससी में एक स्टेटमेंट आता है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट हैज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज्ड फॉर पास्ट 2 इयर्स, पास्ट 3 इयर्स। नहीं दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इन्फ्लेशन, इसमें नहीं हो सकता है ना, कॉन्स्टेंटली तो कुछ बढ़ ही नहीं सकता ना, कॉन्स्टेंटली, ठीक, ओके। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स देखो दोस्तों, इसके इस जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है इसी में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स भी निकाला गया। इट इज अ पॉजिटिव ब्रैकेट बट बिलो प्री पैंडेमिक लेवल, ठीक है, अभी भी पॉजिटिव ब्रैकेट में है बट प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे है ना। लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने आप से कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इंडेक्स बिलो 100 मार्क implies people are pessimistic and above 100 means optimistic, ठीक है।
इसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे भी करवाए गए थे। कौन से? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। तो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन परसेप्शन का बात कहा गया था, और लोगों के हिसाब से 80 बेसिस पॉइंट से 9.3% तक कम हो गया है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आ गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो अ लो लेवल ऑफ CU कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दैट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कैन मीट द एग्जिस्टिंग डिमांड विदाउट नीड टू बूस्ट प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अभी कम है। ठीक है, और क्या कहते हैं, पैंडेमिक लेवल से तो ऊपर है, बट स्टिल जो इंडिया का बेटर करना है, तो इंडिया धीरे धीरे खुद ही बेटर कर रहा है। और CU बेसिकली क्या दिखाता है कि भाई देखो, प्रोडक्शन बूस्ट नहीं हुआ तो भी कितना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आराम से डिमांड को मीट कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक है डिजिटल करेंसीज। दोस्तों डिजिटल करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? डिजिटल करेंसीज होती है रेगुलेटेड हो सकती है, अनरेगुलेटेड हो सकती है। पहली चीज सबसे वाइड डेफिनेशन है इसकी, रेगुलेटेड हो सकती है, अनरेगुलेटेड हो सकती है। ठीक है, और ये केवल और केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अवेलेबल होंगी। ध्यान रखना, इसमें दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसके बाद आता है वर्चुअल करेंसीज। वर्चुअल करेंसीज क्या है? अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है जो कि इसके डेवलपर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, या फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी नेटवर्क प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेसेस है, उसके थ्रू कंट्रोल की जाती है। इसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसीज, जिसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज का मतलब होता है, तो है वर्चुअल करेंसी। ध्यान रखना, ये है क्या? वर्चुअल करेंसी ही, बट ध्यान रखना कि ये क्रिप्टोग्राफी यूज करती है ताकि एक सिक्योर एंड वेरीफाइड ट्रांजैक्शन किया जा सके, और साथ साथ वो जो पीछे के चेन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहती है, वो डिलीट न किए जा सके। इज इट क्लियर? है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब अबाउट की अगर मैं बात करता हूं तो रीसेंट स्टडी बाय यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी UNCTAD, ठीक है, ओवर 7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ओन डिजिटल करेंसी इन 2021। 2021 में 7% भारतीय पॉपुलेशन ने डिजिटल करेंसी को ओन किया हुआ है। ठीक है, ऑल्सो इंडिया वॉज रैंक 7th इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज। ऊपर की 20 ग्लोबल इकोनॉमीज में जहां पे लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी को, इंडिया ऐसे लिस्ट में 7वें नंबर पे है अभी। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाईलाइट्स ऑफ द स्टडी की जब मैं बात करता हूं तो डेवलपिंग कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 15 आउट ऑफ 20 इकोनॉमीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में लोग स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं डिजिटल करेंसी के प्रति। आप यकीन नहीं मानेंगे, अफगानिस्तान में ये काफी पॉपुलर हुआ था। क्यों? और अभी यूक्रेन में पॉपुलर हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कोई कंट्री वार रेवेज होती है, वार रेवेज मतलब वार के द्वारा निस्तानाबूद कर दी जाती है, तो उसकी खुद की इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रम्बल कर जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उस देश को कोई लोन नहीं देगा। वैसे केस में जो लोग होते हैं अपनी सेविंग्स बचाने के लिए क्या करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा कन्वर्ट कर देते हैं, अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और द मोमेंट दे विल कन्वर्ट इट टू दैट, वो अब कहीं भी दुनिया में जाएंगे, दे कैन रीकन्वर्ट क्रिप्टो करेंसी इनटू दैट लोकल करेंसी जो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज चल रही है। देखो अब यूक्रेन जो है इस लिस्ट में टॉप कर रहा है, विच इज फॉलोड बाय रशिया, वेनेजुएला, सिंगापुर, केन्या एंड यूएस। है ना, global use of cryptocurrencies has increased exponentially during the COVID-19 pandemic, including in developing countries। ठीक है, अब इसके इश्यूज क्या क्या हैं एज पर दिस मतलब स्टडी के हिसाब से। पहली चीज, प्राइवेट डिजिटल करेंसीज हैव रिवार्डेड सम एंड फैसिलिटेटेड रेमिटेंसेस बट दे आर अनस्टेबल फाइनेंशियल एसेट। सपोज करो आप फॉरेन में गए हुए यूएस में, और वहां से आपको अपने घर पे रेमिटेंस भेजना है, तो आपने क्या किया, बिटकॉइन खरीदे, बिटकॉइन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बिटकॉइन को यहाँ पे आपके घर वालों ने इन कैश करवा लिया, है ना। तो बिल्कुल ये काफी मतलब आसान तरीका है, rather देन गवर्नमेंट के रूट के थ्रू काफी सारा टैक्स पे करके लाते हैं के बजाय। बट हाँ, अब तो गवर्नमेंट भी इस पे 33% टैक्स ले रही है, विच इज वेरी हाई, है ना। और प्लस ये अनस्टेबल बहुत ज्यादा है। हो सकता है कल को ये 2 लाख का एक कॉइन बिके, आपने 2 लाख रुपए खरीद करके भेजे घर पे, मम्मी जो भी लेना हो ले लेना, 2 लाख रुपए भेज रहा हूँ। जब आपने मतलब भेजा घर पे, आने आते में इसकी प्राइस गिर करके 1,80,000 हो गई। अब तो 20,000 शॉर्ट पड़ गए, 20,000 कम हो गए, है ना। इसके अलावा ये अनरेगुलेटेड स्पेस है ना, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वोलेटाइल सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है। और साथ साथ मॉनेटरी सोवरेनिटी को जियोपार्टाइज करता है। जो देश की मॉनेटरी सोवरेनिटी है कि भैया देश में इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपी हो सकता है, ठीक है, इन सबको जियोपार्टाइज कर देता है, ठीक है, खत्म कर देता है और मतलब डिमीन करता है। ठीक है, रिप्लेस डोमेस्टिक करेंसीज ऑन ऑफिशियली, डोमेस्टिक करेंसीज को अनऑफिशियली रिप्लेस कर देता है
इसको कहा जाता है क्रिप्टोइजेशन, है ना, क्रिप्टोइजेशन। ठीक है, क्रिप्टोइजेशन इस फिनोमेना का नाम है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, कि यूपीएससी ऐसे टर्म से भी सवाल पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिप्टोइजेशन, है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, है ना, हाईलाइट, इस तरह के सवाल भी आते हैं। अब देखो स्टडी ने और भी कुछ सजेशन दिए हैं। पहली चीज, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रेगुलेशन करो, क्रिप्टो करेंसी का बैन मत लगाओ, फाइनेंशियल रेगुलेशन करो। ठीक है, प्रोहिबिटिंग रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम होल्डिंग क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, और ऑफरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका ये क्रिप्टो करेंसीज में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो क्रिप्टो करेंसी कंपनीज हैं वही काम करें। ठीक है, restrictions on advertising related to digital currency से related advertisements आप नहीं दिखा सकते हो। further providing a secure, reliable and cost effective public payment system that is fit for digital age, है ना। implement global tax harmonization। global tax harmonization मतलब पूरे विश्व भर में जो भी टैक्स चल रहा है उसके हिसाब से सिंगल टैक्स डिजिटल करेंसी टैक्स प्रैक्टिसेस पे लगे। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, आई थिंक आज की लास्ट न्यूज है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, एक बात समझना कि बैक्ड होते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो इसको सोवरेन गोल्ड भी बोलते हैं, सोवरेन गोल्ड फंड भी इसका नाम से स्कीम चलती है। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉरी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको गोल्ड बेच रहा है वो आपको देगा पेपर, वो क्या देगा आपको, दे विल गिव यू पेपर गोल्ड, मतलब कागज पे लिख के देगा कि आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, उसके एवज में जो आपको कागज पे लिख के दिया गया उसके एवज में ये क्या करेंगे, जैसे आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदा तो आपको पेपर पे तो लिख के मिल गया कि आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, उसके एवज में एक हाई प्योरिटी का गोल्ड बैक साइड में किसी तिजोरी में ये बंद करके रख लेते हैं अपने पास, तिजोरी में बंद करके इन्होंने रख लिया। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि ये इसके कारण क्या हुआ कि गोल्ड ईटीएफ्स विटनेस्ड नेट आउटफ्लो ऑफ ₹457 करोड़ as investors park their money in other asset classes as part of their portfolio rebalancing strategy। ठीक है, अभी बीच में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था। ठीक है, स्लो डाउन खूब सारा प्रेडिक्टेड था। ठीक है, स्लो डाउन खूब सारा प्रेडिक्टेड था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट खूब कम थे, इंटरेस्ट रेट खूब कम थे, तो लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट खूब कम है ना, कि बैंक में सेविंग अकाउंट में एफडी में रखूं कुछ मिलेगा नहीं, इन्फ्लेशन हाई है इसका मतलब गोल्ड का पैसा भी दाम बढ़ेगा, है ना, स्लो डाउन आने वाला है तो इक्विटी शेयर में तो मैं पैसा डाल नहीं सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बेस्ट ऑप्शन हो जाता है मेरे लिए गोल्ड, गोल्ड में पैसा पार्क कर दो, गोल्ड में पैसा पार्क कर दो। अब सडनली क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, स्लो डाउन के ऊपर थोड़े डाउट आ रहे हैं कि विल इट रियली हैपन और नॉट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जो भी रिसेंट एमपीसी आई है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन कम होगा, अभी बताया ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, स्लो डाउन मे नॉट बी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई गोल्ड में रखने से बेटर है, अब गोल्ड में रखने से बेटर है कि मैं किसी और जगह इन्वेस्ट कर दूं, है ना, किसी और जगह उसको इन्वेस्ट कर दूं ताकि मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे 457 करोड़ रुपए वापस निकाल लिए गए, विच इज वेरी हाई अमाउंट। इसके अलावा देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मैं बात करता हूँ, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज जस्ट लाइक स्टॉक, है ना। तो ध्यान रखना, बास्केट ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटीज होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि एक स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक होता है, ETF रिफ्लेक्ट्स कंपोजिशन ऑफ एन इंडेक्स लाइक BSE सेंसेक्स। ठीक है, और besides being cost efficient, ETF also offer diversified investment portfolio to investors। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काफी सारे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देते हैं अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, अब गोल्ड ETF क्या है, तो गोल्ड ETF आर यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल गोल्ड। ध्यान रखना, फिजिकल गोल्ड आपके पास नहीं है, वो कहीं बैक साइड में रखा हुआ है, बट आपके पास पेपर है ना। डीमेट अकाउंट में आपके आ जाएगा डीमेटलाइज फॉर्म में या पेपर में, और इसको आप रख सकते हो 1 गोल्ड ETF यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड backed by physical gold of very high purity, है ना। they combine flexibility of stock investment and simplicity of gold investment। ठीक है, दोनों को मिला करके रखते हैं। इसके एडवांटेज ऑब्वियस सी बात है, ये काफी ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, काफी कम एक्सपेंस होगा इसमें, काफी कम एक्सपेंस होगा एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको गोल्ड को संभाल के रखना है, लॉकअप में रखना है, यहाँ वहां रखना है। ठीक है,
इसके अलावा कोई वेल्थ टैक्स नहीं देना, कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं देना, कोई वैट नहीं देना, कोई सेल्स टैक्स नहीं देना, है ना। नो फियर ऑफ थेफ्ट, कोई चोरी वोरी का डर नहीं है, ठीक है। और आउटफ्लो के कारण क्या है, ये एडवांटेजेस बता दिए। तो आउटफ्लो के कारण क्या है, पहली चीज मैंने पहले ही बताया कि हमारा इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ रहा है ना, इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे एक्सपेक्टेड है गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगा ना, ठीक है। फॉल इन गोल्ड प्राइस इंपैक्टेड द नेट फ्लोज इनटू द गोल्ड ईटीएफ। तो बीच में काफी गोल्ड के दाम कम हो गए थे, इसलिए खूब सारे लोग खरीदने भी लग गए। फॉलिंग रुपी इज अनदर फैक्टर। एक और फैक्टर क्या है कि भैया रुपए का दाम गिर रहा है ना, तो इसी कारण सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा ग्लोबली भी देखोगे तो फिर गोल्ड ईटीएफ जो है इसमें काफी सारा पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको नए लगे, अच्छे लगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस मंथ के एंड तक हमें एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स लेने हैं, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है और ये आप लोगों की हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। इसके अलावा एजुकेटेड सेपियंस ने बहुत सारे कोर्स अपने लॉन्च किए अपनी वेबसाइट पे educatedsapiens.in, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड इथिक्स का कोर्स वहां टोटली फ्री है। प्लीज गो अहेड, enroll into that course. Thank you and have a great day ahead. Bye bye.